बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना यूनिट नंबर 18 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स से जैसे कि नाम से ही पता है कि इसमें एटम और न्यूक्लियस को डिस्कस किया जाएगा। आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। साइंटिस्ट वर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी जो साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, वो किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं कि मैटर के पार्टिकल्स जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी छोटा तरीन जो पार्टिकल है वो फाइंड आउट किया जा सके। ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस इन 585 BC postulated that the matter is built from small particles called atoms। यानी जो ग्रीक फ़िलासफ़र था, यूनानी फ़िलासफ़र, उसने 585 BC में ये मफरूज़ा दिया था, पोस्टुलेट कर दिया था कि उसने एक जिसे कहते हैं कि कंफर्म, या उसे कह लें कि एक ऐसे हमें पॉइंट दे दिया था कि अब हम आगे इसके ऊपर रिसर्च करें कि ये स्मॉल पार्टिकल्स एटम से बना है। द एटम मीन्स इनविजिबल इन ग्रीक लैंग्वेज। एटम का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में क्या है? इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब डिवाइड ना होने वाला। इंडिविजिबल, डिवाइड ना होने वाला। रदरफोर्ड इन 1911 डिस्कवर्ड दैट द एटम हैड अ सेंटर पार्ट। रदरफोर्ड ने 1911 में ये चीज़ डिस्कवर कर ली कि एटम जो है वो मतलब एक सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, इसके आगे भी कुछ पार्ट्स हैं, और उसने डिस्कवर कर लिया कि इसके अंदर क्या है, एक सेंट्रल पार्ट है कॉल्ड न्यूक्लियस। उसको क्या कहा गया? न्यूक्लियस कहा गया। इन दिस यूनिट वी विल डिस्क्राइब different aspects of atomic and nuclear physics such as radioactivity, half-life, nuclear reaction, fission and fusion reaction। यानी इस चैप्टर में हम किस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे? एटॉमिक से और न्यूक्लियस से रिलेटेड, जिसमें क्या है? रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड फिशन एंड फ्यूजन। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस ब्लॉक में उसने लिखा भी हुआ है, The word atom is derived from the Greek word atoms, means indivisible. At one time, the atom were thought to be the smallest particle of matter. Today, we know that the atom is composite system and contain even smaller particles, protons, neutrons, and electrons। यानी पहले ये सोचा जाता था कि ये इसको तकसीम नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अब हमें पता है कि इसके और भी पार्टिकल्स मौजूद है इसके अंदर जो इसको बनाते हैं। इसके बाद है एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट द पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने डिस्कवर कर लिया कि हमारे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। एटम आल्सो कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व्स इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। यानी हमारे पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं जो अप्रॉक्सीमेट सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव ऑन करते हैं पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के गिर्द। द स्मॉलेस्ट एटम इज डैट ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियस ऑफ विच इज़ अ सिंगल प्रोटॉन। यानी जो सबसे सादा तरीन या छोटा तरीन हमारे पास एटम मौजूद है वो हाइड्रोजन का है, और इसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ क्या है? एक ही प्रोटॉन मौजूद है। वी डिस्क्राइब द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड यूज़ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। यानी हम एलिमेंट्स को किस तरह से शो करते हैं? इसके न्यूक्लियस से और डिफरेंट क्वांटिटीज़ से। अब उसमें से इम्पोर्टेंट्स कौन सी हैं या जो हम डिस्क्राइब करते हैं? एटॉमिक नंबर Z इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। यानी Z जो है एटॉमिक नंबर वो प्रोटॉन के इक्वल है। द न्यूट्रॉन नंबर इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। यानी न्यूट्रॉन नंबर क्या है? न्यूट्रॉन्स की तादाद। द एटॉमिक मैस A, ये इनकी डिनोट करने के लिए अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है? ZNA।
इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी ये जो ऊपर हमने बात की, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इनके सम के इक्वल होगी। इन द न्यूक्लियस ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। द mass of neutrons is nearly equal to that of proton, but the proton is about 1836 times heavier than the electron. So the mass of atom is nearly equal to the sum of mass protons and neutrons. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ कंफ्यूज कर देती है स्टूडेंट्स को कि जब हमारे पास प्रोटॉन्स हैवी हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैस के अकॉर्डिंग स्मॉल हैं, तो वो इसको न्यूट्रल कैसे रखते हैं। असल में चार्ज वैल्यू सेम है, दोनों के ऊपर चार्ज वैल्यू सेम होती है, ना कि उनके मैस को सेम कहा जाता है। ठीक है, ये हैवियर अगर आपको बताया जा रहा है तो वो किसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, मैस के अकॉर्डिंग। तो इनका मैस जो है वो क्या होता है, प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का इक्वल होता है, लेकिन प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से कितने ज़्यादा बड़े हैं, 1836 टाइम्स। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एटम का सारा मैस कहाँ मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर। जनरली एन एटम इज़ रिप्रेजेंटेड इन द सिंबल ए एंड जी। ए इज़ द एटॉमिक मैस और Z is the atomic number. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियाइड ऑफ हाइड्रोजन इज हैविंग ओनली 1 प्रोटॉन्स इज 1 and 1 हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ से देखें, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाइड डिफाइंड एज 13 and 6। अब यहाँ से उन्होंने कहा कि आपने यहाँ से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद फाइंड आउट करनी है। जैसा कि हमें पता है कि जी नीचे वाला जो है वो एटॉमिक नंबर है और वो किसकी तादाद होती है, प्रोटॉन्स की। तो हम लिख देंगे जी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड विच इज़ इक्वल टू 6। जी, यहाँ से देखें कि एटॉमिक मैस ए द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो किसके इक्वल है, 13 के इक्वल। और हमने पीछे ही अभी प्रूव किया है कि प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, 6 है। तो इसका मतलब है कि हम 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या आ गए, 7 आ गए। असूली तौर पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, और अगर ये सेम कर दिया जाए तो 6 + 6 इज़ इक्वल टू 12। तो 6 एटॉमिक नंबर एंड 12 मैस नंबर जो है वो कार्बन का होता है, लेकिन क्योंकि एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब है ये कार्बन का आइसोटॉप है। ठीक है, इसके बाद आइसोटॉप को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ वर्ड यूज़ किया आइसोटॉप तो उसका मतलब क्या है। आइसोटॉप आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियस। यानी आइसोटॉप्स क्या हैं, एक एलिमेंट के एटम ही होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स जो हैं उनकी तादाद सेम होती है, लेकिन उसके न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। जैसे अभी मैंने ये ऊपर आपको जो एग्जांपल करवा रही थी, इसमें मैंने आपको बताया कि ये कार्बन की है, तो अगर आप देखें कार्बन 12 और 6 होती है, लेकिन इसमें जहाँ पर जो इंक्रीज़ आया वो किस में आ गया, न्यूट्रॉन में 1 इंक्रीज़ किया गया और ये हो गया 13 and 6। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाएं तो इसका मतलब है वो क्या है, आइसोटॉप है। 3 आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन आर शोन इन फिगर 18.2। यहाँ देख लें, अब यहाँ देखें, ये सिंपल हाइड्रोजन की बात हो रही है 1 वाली। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें द प्रोटियम H11 ये है, contains the 1 protons in nucleus and 1 electrons it revolves around the nucleus। Deuterium इसमें क्या है, 1 + 1 यानी एटॉमिक मैस 1 + 1 and 1, यानी एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एटॉमिक मैस जो होगा वो डिफरेंट होगा। उसके बाद है 1 न्यूट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन्स। ट्रिटियम इसमें क्या हो रहा है,
1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन्स और 1 एटॉमिक, यानी यहाँ पर आपके पास आ गया 2 + 1 = 3, तो ये आपका हो गया ट्रिटियम और कंटेन्स 1 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स। यानी आपका बेसिक जो है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन चेंज किस में आ रहा है, न्यूट्रॉन्स की तादाद में। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा मौजूद है वहाँ पर स्मार्ट सिलेबस में, वो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। In 1896, Becquerel accidentally discovered the uranium salt crystal emit the invisible radiations that can darken a photographic plate. 1896 में बेक्रेल ने एक्सीडेंटली यानी हादसाती तौर पर दरियाफ्त किया कि यूरेनियम सॉल्ट जो है उसके क्रिस्टल में से रेडिएशंस निकल रही हैं और वो क्या कर रही हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को ऊपर ब्लैक यानी डार्कनेस दे रही हैं। He also discovered the radiation had ability to ionize a gas. उसने ये भी डिस्कवर किया कि जो रेडिएशन है वो गैस को आयोनाइज कर सकती है, उसके आयंस में तब्दील कर सकती है। Subsequent experiments by other scientists showed that other substances also emit the radiation. यानी इसी चीज़ को, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जब मुख्तलिफ साइंसदानों ने तजर्बे किए तो उनको पता चला कि और भी सब्सटेंस हैं जिनमें से क्या होता है कि रेडिएशंस एमिट होती हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑफ दिस टाइप वर कंडक्टेड बाय मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पेरी। जी, उसके बाद इन्होंने कहा कि इनमें जो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जिन पर्सनस के सामने आए, जिन साइंटिस्ट के बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे, नुमाया थे, वो थे मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी के। दे डिस्कवर्ड 2 न्यू एलिमेंट्स विच अमिट द रेडिएशन। उन्होंने 2 न्यू एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए, मालूम कर लिए, जिनमें से रेडिएशंस निकलती हैं। दीज आर नेम्ड प्लोनियम एंड रेडियम। यानी ये जो हैं प्लोनियम और रेडियम को इनका नाम दिया गया। This process of emission of radiation by the some elements is called natural radioactivity by the Marie Curie. इस प्रोसेस को, जो कि इन एलिमेंट्स में से निकल रही थी, इन रेडिएशंस को, इस प्रोसेस को पूरे को क्या नाम दे दिया गया, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी यानी इसमें कुदरती तौर पर हो रही है, हम इसमें कुछ भी नहीं खुद करवा रहे। सब्सीक्वेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय द हेनरी बेकरल, यानी फिर इसके साथ में और भी इसके साथ किए गए, हेनरी बेकरल ने ही किए दोबारा। सजेस्टेड दैट द रेडियो एक्टिविटी वॉज द रिजल्ट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियर। यानी रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि रेडियो एक्टिविटी किस चीज़ का रिज़ल्ट है, डिके यानी ज़ाया होना या डिसइंटीग्रेट या टूट जाना अनस्टेबल न्यूक्लियाई का, यानी जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियस का। अब गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियस कौन से हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव हो। ठीक है, ये डिस्कस किया जाएगा आगे टॉपिक्स में, यानी इसको जब हम लोग स्टेबल न्यूक्लियस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अनस्टेबल न्यूक्लियाई के बारे में ये है कि 82 से अबव जिनका ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होंगे, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय द अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज़ कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। यानी ये मुसलसल एक प्रोसेस है और इसका सबसे बड़ा, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई से रेडिएशन निकलती हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। एंड द एलिमेंट्स विच एमिट द रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इनको क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। 3 types of radiations are usually emitted by the radioactive substances। यानी 3 टाइप की जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं वो निकलती हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में से। वो कौन कौन सी हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। These 3 forms of radiation studies by using the scheme shown in figure 18.3।
यानी अगर हमने इन रेडिएशंस के प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करने हो तो हम इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है। द रेडियो एक्टिव सोर्स इज़ प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी रेडियो एक्टिव सोर्स को हम लोग प्लेस कहाँ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यानी यहाँ पर ये सोर्स पड़ा है और इधर मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड करेंगे। The radiations emitted from the source split into the components alpha, beta radiations and bend in opposite direction of magnetic field, while the gamma radiations does not change the direction। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो क्या हुआ कि जो यहाँ से अगर रेडिएशन सिर्फ इस जगह से फायर्ड हो रही हैं यानी निकल रही हैं, तो यहाँ से उन्होंने अल्फ़ा और बीटा ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, लेकिन गैमा रेज ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अल्फ़ा और बीटा पर तो अफेक्ट आ रहा है, लेकिन गैमा रेडिएशंस, यहाँ गैमा लिखा हुआ है क्योंकि ये बाइंडिंग की वजह से शायद नज़र ना आ रहा हो, तो गैमा रेडिएशंस जो हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। इसका मतलब है कि गैमा रेडिएशंस पे इस चीज़ का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बैकग्राउंड रेडिएशंस। रेडिएशंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू द डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, यानी हमारी ज़मीन पर या हमारी यूनिवर्स में या एटमॉस्फेयर में एवरी टाइम रेडिएशंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं और वो डिफरेंट सब्सटेंसेस से निकल रही हैं। इस तरह की रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशंस। जी, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस तरह की रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशंस। इट इज़ एज एवरीवेयर इन द रॉक, सॉइल, वाटर एंड एयर ऑफ आवर प्लैनेट्स आर ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हमें हर जगह पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ट्रेसेस मिल जाते हैं, यानी उसका कहीं ना कहीं आसार नज़र आ जाते हैं। This natural radiations is called background radiations. It is as much part of our environment as sunshine and rain. यानी ये हमारे environment का इसी तरह ही हिस्सा है जैसे सूरज की रोशनी और बारिश। Fortunately, our bodies can tolerate it. यानी खुशकिस्मती से ये radiations हमारी bodies बर्दाश्त कर सकती हैं। Only place where the radiation is very high can be injurious to the health. यानी आप जो अल्लाह ताला ने या बैकग्राउंड रेडिएशंस हमारे चल रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से, वो हमारी बॉडी टॉलरेट कर सकती हैं, लेकिन अगर रेडिएशंस किसी जगह पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो वो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, ख़तरनाक है, इंजीरियस है, नुकसानदेह हैं। द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट आल्सो रिसीव रेडिएशंस फ्रॉम आउटर स्पेस। यानी जो अर्थ है वो क्या कर रही है कि आल्सो रेडिएशन रिसीव कर रही है आउटर स्पेस से। दिस रेडिएशंस आर कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशन। यानी एक तो एटमॉस्फेयर में जो हो रही हैं वो बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं, लेकिन अर्थ क्या कर रही है और लिविंग थिंग्स क्या कर रही हैं कि जो हमारी ज़मीन के बाहर स्पेस है वहाँ से भी रेडिएशंस ले रही हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस। which primarily consist of protons, ions and alpha particles and large nuclei। यानी इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में उनके अंदर क्या मौजूद हैं, प्रोटॉन्स, आयंस, अल्फा पार्टिकल्स एंड लार्ज न्यूक्लियर। द कॉस्मिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद एटम इन द एटमॉस्फेयर एंड क्रिएट द शावर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशंस। यानी कॉस्मिक रेडिएशन असल में प्राइमरी रेडिएशंस हैं, और जैसे ही कॉस्मिक रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं तो वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन करके, एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम्स के साथ रिएक्शन करके क्या कर लेती हैं, अपने आप को सेकेंडरी रेडिएशंस बना लेती है। ठीक है, ये ऐसे ही है कि जैसे आपके पास ये अर्थ है, इसके इर्द गिर्द ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, तो यहाँ से इस एटमॉस्फेयर से बाहर जब है आपकी तो ये प्राइमरी है, और जैसे ही इस एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हुई इस पोर्शन में, तो यहाँ पर क्योंकि उसने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया है तो ये कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी। ठीक है, तो उसमें हमारे अंदर क्या, उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, इंक्लूडिंग क्या करती हैं वो, एक्सरेज, मॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है,
अब हमने रेडिएशंस पढ़ा, ऊपर भी हमने पढ़ा कि अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गैमा रेजेस होती हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन होता क्या है? वी नो डैट ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट्स एंड बिकम मोर स्टेबल। यानी मैंने बताया भी था कि 82 से अबव जिनका एटॉमिक नंबर होगा वो फौरी तौर पर क्या कर देंगे, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, रेडिएशंस निकलना शुरू होंगी, उसकी वजह से उनका एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ करना शुरू होगा और डिक्रीज़ होते होते वो उस नंबर पे चला जाएगा जहाँ पे जाके वो स्टेबल हो जाना चाहिए। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच द पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंज इनटू द मोर स्टेबल daughter nuclei with the emission of radiation is called nuclear transmutation। यानी इसको हम क्या कहेंगे कि ये न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन है। Now we represent the radioactive decay by mean of a nuclear equation in which the unstable parent nuclide X change into a daughter nuclei Y with the emission of alpha particles, beta particles and gamma rays। यानी हम लोग अब पढ़ेंगे कैसे। हमने एक पेरेंट न्यूक्लियाई लिया अनस्टेबल, वो क्या है एक्स, और फिर हमने उसके अंदर से एमिशन देखी अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या गैमा पार्टिकल्स की, और हमने उसको कन्वर्ट होते देखा डॉटर न्यूक्लियाई वाई में। यानी एक जनरल इक्वेशन होगी और एक उसके सॉल्व करके बताया जाएगा। जी यहाँ से देख लें अल्फ़ा डीके द जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स ए ओवर जी। ए क्या है हमारे पास यहाँ पर, एटॉमिक मास, और जी हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर। अब ये है पेरेंट न्यूक्लियाई। जब इसके अंदर से अल्फ़ा डीके होगा, अल्फ़ा डीके मींस अल्फ़ा डीके का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि आपके मास नंबर में से 2 माइनस होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस होते हैं और ए इसमें से माइनस होते हैं 4। अब 2 माइनस 4 इसका मतलब है 2 माइनस 4, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा पार्टिकल जो मिला है वो क्या बना है, हीलियम। यानी 4 भी इसमें से निकला और 2 भी। अब यहाँ पर अगर आप देखें 226 है, उसमें से 4 माइनस किया 222 हो गया, और 88 में से 2 माइनस किया तो 86 हो गया। यहाँ से एक न्यू एलिमेंट हमें मिला पीरियोडिक टेबल में रेडियम के पीछे, वो है रेडॉन, और हमें अल्फ़ा पार्टिकल के तौर पर क्या मिला, हीलियम मिला और एनर्जी मिली। इट मीन्स डैट द अल्फ़ा डीके इज़ द प्रोटॉन नंबर। ठीक है, कैसे, क्योंकि आपके इसमें जी में चेंज आ रहा है। ओके हो गया, जी में क्या चेंज आया कि 2 कम हो गए। एटॉमिक नंबर मास इज प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर जी, and the parent nuclei reduce the 2 and its mass number of the nucleons number is also decreases with the 4। समझ आ रही है बात कि यहाँ पर अगर 4 अगर निकल रहा है तो आपको इसका मतलब है कि 2 प्रोटॉन्स गए तो उसके साथ 2 न्यूट्रॉन्स जा रहे हैं। यहाँ से अगर जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स बनता है वो हमारे पास क्या बन रहा है, हीलियम। हीलियम असल में अल्फ़ा पार्टिकल कंसीडर होता है, और इसके ऊपर अगर आप चार्ज की बात करें तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फ़ा पार्टिकल पर। ठीक है, नॉट हीलियम, अल्फ़ा पार्टिकल पर। हीलियम तो आपकी जो है वो नोबल गैसेस में चली जाती है क्योंकि ये अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर लेती है। जी उसके बाद है बीटा डीके। बीटा डीके में फिर से क्या है कि हमने एक एलिमेंट लिया, उसमें पेरेंट एलिमेंट में ए और जी मास और एटॉमिक नंबर हैं। अच्छा, जी में अगर एक ऐड होगा यानी एक प्रोटॉन ऐड हुआ तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी होगा। अच्छा, ये प्रोसेस जो है सिर्फ प्रोसेस बताया जा रहा है, ये प्रोसेस किस वजह से, किस कॉज से हो रहा है वो भी यहाँ डिस्कस नहीं किया जा रहा। ठीक है, यानी ये नेचुरली अगर रेडियो एक्टिविटी हो रही है, खुद ब खुद हो रही है, किसी भी एटम के साथ वो रिएक्शन करके या किसी भी एटम से एक एटम लेके या किसी भी एटम को प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स देकर वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा है कि आपके पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड जो हैं वो कोशिश करेंगे कि हम स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएं।
तो वो खुद ब खुद ये रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इनको रिएक्शन करने के लिए कोई भी और एलिमेंट नहीं दिया जा रहा, ठीक है, नेचुरल है ये। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने यहाँ पर आपको बताया कि हमने एक जो कार्बन का आइसोटॉप लिया, कार्बन का ये आइसोटॉप है, इसके अंदर हमने 1 ऐड किया प्रोटॉन। प्रोटॉन तो ऐड हुआ, ऊपर भी हमारे पास ऑलरेडी वो 14 था, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा और वो क्या है, बीटा पार्टिकल। और वहाँ से हमें क्या मिल रही है, साथ में एनर्जी। इन बीटा डिके द पेरेंट न्यूक्लियोटाइड हैज़ इट्स प्रोटॉन नंबर Z इंक्रीज बाय 1 बट द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स A रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी जो मास नंबर है वो अनचेंज्ड होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज़ हो जाता है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन से हमें पता चलता है कि इसके ऊपर कौन सा साइन है, यह कौन सा चार्ज है, माइनस। अब उसके बाद है गैमा डिके। गैमा डिके में आपके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन गैमा रेज एनर्जी वाइज इन दोनों से हैवी है और इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। द गैमा रेज इज़ यूजुअली एमिटेड अलॉन्ग विद आइदर एन अल्फ़ा और अ बीटा पार्टिकल। यानी या तो अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल, और गैमा रेज इन दोनों में से किसी एक के साथ होगी। और ये अकेला इमिट नहीं हो सकती गैमा रेज, इसके लिए अल्फ़ा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स में से किसी एक का इमिट होना ज़रूरी है। ये साथ में इमिट होगी, लेकिन इसका आपके एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ देख लें, नो चेंज। इसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टेबल दिया गया हुआ है हाफ़ लाइफ टेबल से, हाफ़ लाइफ के इंट्रोडक्शन से पहले। जी, इसकी प्रॉपर्टीज़ हम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस। अल्फ़ा पार्टिकल्स इज़ अ हीलियम न्यूक्लियस comprising of the 2 protons and 2 neutrons and the charge of 2e. An unstable nuclei with the large protons and neutrons may decay by emit the alpha radiation. यानी आपके हीलियम जो है उसके अंदर क्या होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 2 ही प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 2e, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। अब उसके बाद है एन अनस्टेबल न्यूक्लियस with the large protons and neutrons may decay by emit the alpha radiations. Beta radiations are the stream of high energy electrons. यानी आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स में क्या है, हीलियम है, और उसमें क्या होगा, प्रोटॉन्स। और इसमें अगर आप देखें, यानी उसमें चेंज किस में आ रहा है, प्रोटॉन्स में। और इसमें अगर आप देखें तो ये स्ट्रीम है उसकी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की। An unstable nuclei with the excess of neutrons may eject beta radiations. यानी जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उसमें अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा होते जाएं तो वो क्या करेंगे, बीटा रेडिएशंस को एमिट करेंगे। गैमा रेडिएशंस आर हाई एनर्जी लाइट फोटॉन्स। यानी ये एक फोटॉन्स हैं किसकी, लाइट, एनर्जी लाइट की, ठीक है। They are electromagnetic radiations of very high frequency short wavelength. यानी शॉर्ट वेवलेंथ की हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं और जो कि रेडिएशन की फॉर्म में होती हैं, और ये शॉर्ट वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, यानी इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। एंड दे आर emitted by the unstable existing एक्साइटेड न्यूक्लियस। यानी जो अनस्टेबल जिस न्यूक्लियस में से निकल रही होंगी ये उसकी रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, मतलब इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है और इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है। और ये अलॉन्ग विद किसकी है, अल्फ़ा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स, तब ही ये एमिट होती हैं। जी, इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या है रेडिएशंस की, आयनाइजिंग द इफ़ेक्ट। आयनाइजिंग इफ़ेक्ट जैसे हमने अभी यहाँ पढ़ा था कि इसने जो आपके बैकरल थे इसने यहाँ पर फाइंड आउट किया था कि ये आयनाइज कर देती है गैस को, तो यहाँ पर आयनाइजिंग इफेक्ट है। द फिनोमिना बाय विच द रेडिएशन स्प्लिट द मैटर इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन इफेक्ट। ऑल 3 काइंड्स एंड द रेडिएशंस अल्फा, बीटा एंड गामा
कैन आयोनाइज द मैटर, यानी ये तीनों काइंड्स जो हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा आयोनाइज कर सकती हैं, लेकिन गैमा इतना अफेक्ट नहीं करती जितना कि अल्फ़ा बीटा अफेक्ट करती है। However, alpha particles have the greatest power of ionization as compared to the beta particles and gamma rays, यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स के अंदर आयोनाइजेशन की क्वालिटी ज़्यादा है। इट इज़ ड्यू टू द लार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड लार्ज मैस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि ये पूरे का पूरा एक एलिमेंट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स में ये क्वालिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका मैस भी ज़्यादा है और इसकी चार्ज वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद है बीटा पार्टिकल्स आयोनाइज द गैस मच लेस दैन द अल्फ़ा पार्टिकल्स एंड आयोनाइजेशन पावर ऑफ गैमा रेज इज़ इवन लेस दैन द बीटा पार्टिकल्स, यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स की सबसे ज़्यादा, बीटा की उससे कम और गैमा की सबसे कम ही है। Ionization of three radiations of gas is shown in 18.15, यानी ये सब में देखिए उसने ये तीनों आपको अलग अलग करके दिखाए हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो आपका है वो किसके साथ है, अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ, ये बीटा के साथ और ये गैमा रेज के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोनाइजेशन कैसे हो रही है। इसके बाद है पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी से मुराद ये है कि उसका इम्पैक्ट कितना है। The strength of radiations to penetrate the certain material is called penetrating power, यानी रेडिएशंस का certain material के अंदर से penetrate कर जाना, गुजर जाना या उसके ऊपर impact दे देना, उसको हम क्या कहते हैं, penetrating power. The alpha particles has the shortest range because of its strong interacting and ionizing power. यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने दिखाया है पेपर, एलुमिनियम एंड लेड। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ उसने दिखा दिया है कि अल्फ़ा पार्टिकल क्योंकि मैस वाइज भी हैवी हैं और ये आयोनाइजेशन भी ज़्यादा करते हैं, इस वजह से इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट रेंज पे है। ठीक है, विद द किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग एंड आयोनाइजिंग पावर से। गैमा रेज आर पेनिट्रेट द कंसिडरेबल थिकनेस ऑफ कंक्रीट, यानी गैमा रेज जो हैं वो कंक्रीट की जो थिकनेस है उसको भी, उसमें से भी पेनिट्रेट कर सकती हैं। इट इज़ ड्यू टू द लार्ज स्पीड एंड न्यूट्रल नेचर, यानी गैमा रेज ये काम किस वजह से कर पा रही हैं कि इनकी नेचर न्यूट्रल है, ये आयोनाइज नहीं होती हैं और ये इनकी स्पीड भी ज़्यादा है। बीटा रेडिएशन स्ट्रांगली इंटरेक्ट विद द मैटर ड्यू टू इट्स चार्ज हैज़ द शॉर्ट रेंज एज़ कम्पेयर टू द गैमा रेडिएशंस। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है शो द रिलेटिव पेनिट्रेटिंग एबिलिटी द थ्री काइंड्स ऑफ रेडिएशंस, यानी ये जो फिगर है ये शो कर रही है कि आपकी थ्री काइंड्स ऑफ रेडिएशंस कैसे है, अल्फ़ा की सबसे कम, बीटा की उससे ज़्यादा और गैमा रेज की सबसे ज़्यादा है। अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव अ रेंज ऑफ ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर इन एयर, बीटा पार्टिकल्स हैव द रेंज ऑफ, उसकी रेंज सेवरल मीटर्स है इन एयर। हाउएवर द गैमा हैव द रेंज ऑफ सेवरल 100 मीटर्स इन एयर। एयर के अंदर देखें कि वो सेवरल 100 मीटर्स तक पास ऑन कर सकती है। जी, अगर हम छोटा सा एक कंपैरिजन देख लें कि आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट और पेनिट्रेटिंग इफ़ेक्ट क्या है, तो अगर आप देखें तो आयोनाइजिंग में और इसमें पेनिट्रेटिंग में, तो आप देखें अल्फ़ा, बीटा और गैमा आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा है, ग्रेटर है, और बीटा में उससे लेस है, अल्फ़ा से लेस देन अल्फ़ा है। और इसके बाद गैमा रेज में अल्फ़ा से भी, बीटा से भी लेस है, और यही प्रोसेस यहाँ उल्टा हो जाता है। अल्फ़ा में पेनिट्रेटिंग सबसे लेस है, बीटा में अल्फ़ा से ग्रेटर है, और गैमा में बीटा से भी ग्रेटर है। ठीक है, यानी अगर आप समराइज़ करें
तो अल्फ़ा में आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बीटा में, और सबसे कम गैमा में। लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर में अगर आप देखें तो अल्फ़ा में सबसे कम, बीटा में अल्फ़ा से ज़्यादा, और गैमा में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि आपकी अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो फ्यू सेंटीमीटर्स तक, और बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी रेंज तक मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं सेंटीमीटर्स में, बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ सेवरल मीटर्स तक, और गैमा से जो हैं वो सेवरल 100 मीटर्स तक। तो ये एयर में है, यानी यहाँ पे तो आपको जो दिखाएगी है वो डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर दिखाएगी। ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने अपना काफ़ी लंबा टॉपिक कंप्लीट किया है इस चैप्टर का, जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने करवाया है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।